भुवन ने उस बुजुर्ग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन ठान चुका था कि अगर वह लोगों के तानों से डर गया तो उसकी बेटी का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो चुपचाप वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद भुवन सेठ गजराज की हवेली पहुंच गया। सेठ अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके सामने फटे पुराने कपड़ों में भुवन हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी, मेरी बच्ची बहुत होशियार है। उसे दिल्ली भेजना है पढ़ाई के लिए। मुझे कुछ पैसों की उधारी चाहिए थी। मैं वादा करता हूँ मालिक, आपके खेतों में दिन रात जानवरों की तरह खटूंगा। पाई पाई चुका दूंगा आपकी। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मदद? और तेरी? अरे भुवन, तूने अपनी हैसियत आईने में देखी है कभी? जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे खेतों की मिट्टी फाकता है, वो आज अपनी बेटी को दिल्ली भेजने के ख्वाब देख रहा है। ये अफसर बनना, ये बड़ी बड़ी किताबें, ये अमीरों के शौक है भुवन, गरीबों के नहीं। और रही बात उधारी की, तो मेरी हवेली कोई खैरात खाना नहीं है। मुझे पता है तेरी 7 पुश्तें भी मेरा कर्ज नहीं चुका सकती। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी बच्ची का भविष्य आपके हाथों में है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, बस एक बार। गुलामी तो तू वैसे भी कर ही रहा है, पर अगर तुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास एक रास्ता है। उधारी तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, तेरे पास वो जो 2 बीघा पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा है ना, उसे हमेशा के लिए मेरे नाम कर दे। उसे बेच दे मुझे, मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दे दूंगा। अब फैसला तेरा है, जमीन चुन या बेटी का सपना। अच्छे से सोच ले भुवन। भुवन के लिए ये फैसला आसान नहीं था। वो जमीन उसके पुरखों की आखिरी निशानी थी, लेकिन अपनी बेटी के सपनों के आगे उसने कांपते हाथों से कागजों पर अंगूठा लगा दिया और जमीन सेठ गजराज के नाम कर दी। लो भुवन, अब ये जमीन मेरी हुई। मानना पड़ेगा, बाप हो तो तेरे जैसा। बेटी के सपनों के लिए तूने अपनी पुश्तैनी जमीन तक छोड़ दी। अब देखना है उसका सपना इस कुर्बानी के लायक निकलता है या नहीं। भुवन बिना कुछ कहे पैसों की थैली लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। मानो कुदरत दीप उस बाप का दर्द समझ रही थी। बारिश में भीगता हुआ भुवन घर लौट रहा था। रास्ते में चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे थे। सेठ की हवेली की बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। भुवन को देखते ही टपरी पर बैठे लोग फुसफुसाने लगे। लो भाई, जरा रास्ता छोड़ो सब लोग। आ गए हमारे गांव के होने वाले कलेक्टर साहब के पिताजी। अरे भुवन भाई, सुना है तुमने एक लड़की के शौक पूरे करने के लिए अपनी खानदानी जमीन ही दांव पर लगा दी। अरे मूर्ख है ये। शहर की हवा लगेगी ना जब उस लड़की को, तो ना वो पढ़ाई की रहेगी और ना इस गांव की। अपना घर फूंक कर तमाशा देख रहा है ये। कुछ दिनों में कटोरा लेकर इसी सड़क पर भीख मांगता नजर आएगा। देख लेना तुम लोग। भुवन के कदम वही ठिठक गए। अंदर से उसका खून खल रहा था, लेकिन एक गरीब का गुस्सा उसके आंसुओं में ही बह जाता है। बिना किसी से एक भी शब्द कहे चुपचाप भारी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह गांव के कच्चे बस स्टैंड पर भुवन और राधा खड़े थे। राधा के हाथ में एक छोटा सा लोहे का बक्सा था और आंखों में दिल्ली जाने का सपना। लेकिन भुवन ने अपनी जमीन बिकने की बात अब तक उससे छुपा कर रखी थी। बाबा, आपने मेरे लिए इतने पैसे कहाँ से लाए? और ये आपकी कमीज भी फट गई है। सच सच बताइए, कहीं आपने मेरे लिए कोई बड़ी परेशानी तो नहीं मोल ले ली? अरे पगली, तू मेरी चिंता छोड़। पास के गांव में मेरा एक पुराना दोस्त है, उसी से थोड़े पैसे उधार लिए हैं। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे।
मुझे बस इतना देखना है कि तेरे सपने कभी छोटे ना पड़े। मैं वादा करती हूँ बाबा, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको मुझ पर गर्व होगा। मुझे तो आज भी तुझ पर गर्व है बिटिया। बस मेहनत करना और कभी हार मत मानना। तभी बस आकर रुकी। राधा ने अपने माँ बाप को आखिरी बार देखा और बस में चढ़ गई। बस